नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, एमए मास्टर्स मैंने किया है ज्योग्राफी में। आई वाज अ फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर एट केबीईटीयू कुमार भरत एजुकेशन। मेरा मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, अबाउट दिस कोर्स बात करते हैं। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है? तो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है और इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुजियास्ट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस कोर्स को देख सकते हैं। ये कोर्स दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं दोनों इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स ये ना सोचे कि हमारे लिए ये कोर्स नहीं है, दोनों के लिए कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, यानी कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। इसके अलावा जो टेक्निकल टर्म्स होंगे वो हम इंग्लिश के यूज़ करेंगे और जो नोट्स आपको मिलेंगे वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम अनअकैडमी है। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। आप डायरेक्टली एंगेज करेंगे अपने एजुकेटर के साथ और अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपका एक स्केड्यूल बनता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, मतलब सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलती हैं। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स हैं और कंप्लीट कोर्स आपको कवरेज मिलता है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि कोई गाइड देख लें, कोई ट्यूटोरियल देख लें, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी लर्निंग को एवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलते हैं जिससे आपका एवेल्युएशन होगा। यहाँ पे कम्युनिटी फीलिंग भी है, यानी कि आपको compete करने का मौका मिलेगा और लोगों से और एस्पिरेंट से। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी के कोर्स को, इसके सब्सक्रिप्शन को, तो आपको ये अनलिमिटेड चीज़ें मिलती रहेंगी, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड लाइव टेस्ट एंड क्विज। और इसके अलावा अगर आपने कोई लाइव सेशन मिस भी कर दिया है तो आप उस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट, अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलते हैं दोस्तों, इन सब के नाम आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो कोर्स चल रहे हैं मैं बता दूं, कॉमर्स का, ज्योग्राफी का, पेपर 1 का और साइकोलॉजी का, लॉ का, और आने वाले समय में आपको और भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो भी यूजीसी नेट के सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि कैसे सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पे भाई। तो प्ले स्टोर या iOS पे जाके आपको सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना गोल डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल गोल अगर आपका यूजीसी नेट है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये पेज दिखेगा, ये एक प्रॉम्प्ट दिखेगा जो आपसे पूछेगा कि भाई कितने मंथ के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो एज ऑलवेज आपको करना है 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। 525 रुपीज़ का आपको ये पड़ता है। और कोर्स का ड्यूरेशन जो हम देखेंगे, अगर आप छोटे मंथ्स का लेते हैं तो आप अपना सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 यूनिट्स हैं। इसके अलावा आपको पेपर 1 भी प्रिपेयर करना है। तो आपको एक लंबा ड्यूरेशन का कोर्स लेना चाहिए ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का टाइम मिले। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पा रहे तो आप अपनी प्रिपरेशन को लूजन अप ना करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए नेट नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट में नेट निकला और शायद थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ निकल गया, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आपके पास सब्सक्रिप्शन बना रहे और आप पढ़ते रहें। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल का ले लेता हूं, तो आपका मतलब फ़ायदे वाली बात यह है कि 1 महीने की फीस और देखिए, यानी कि 10,500 में अगर आप ये मिला दें तो 12,600 रुपये होता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप मेरा अगर प्रोमो कोड या रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन ऑफ यूजीसी नेट 11,340 रुपये का हो जाएगा, जिसके अंदर आपको वो पेपर 1 पेपर 2 सब कवर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल राइट, अब आप बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक पार्ट 1। ये इसका पार्ट 1 है। तो भाई प्लेट टेक्टोनिक हम क्यों पढ़ें? प्लेट टेक्टोनिक दोस्तों इसलिए पढ़नी है क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कुछ फायदेमंद नहीं रहा, लेकिन एग्जाम में आएगा, यह मान के चलिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्रोनोलॉजी देखते हैं क्या क्रोनोलॉजी रही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, तो आपको वो देखना चाहिए। तो पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय एफ.बी. टेलर। ठीक है, एफ.बी. टेलर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की मदद से बताना चाहा कि भाई टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स कहाँ कहाँ बने और कैसे कैसे बने। अगर आपको याद हो तो हिमालयस के बारे में हमने मैप देखा था, फिर रॉकीज एंडीज का देखा था, एपलेशंस का और कॉकसस माउंटेन्स का देखा था। टेलर ने कहा था कि 2 लैंडमास थे, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। ये दोनों का इक्वेटरवर्ड मूवमेंट हो रहा था और वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा था और इन मूवमेंट की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने। इसके बाद ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हो पाई क्योंकि जो फोर्स के बारे में ये बात कर रहे थे वो टाइडल फोर्स था और टाइडल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर दे। इसके बाद आए हमारे एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर ने भी करीब करीब यही बात की, लेकिन वो माउंटेन्स को नहीं, लेकिन वो ग्लोबल क्लाइमेटिक जोन्स को बताना चाह रहे थे। वो ये बोलते थे कि भाई जब से अर्थ इवॉल्व हुई है तब से लेकर अब तक क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो शिफ्ट हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट नहीं हो सकते, कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी और जिसको उन्होंने बुक के अंदर लिखा था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, और जिस थ्योरी का नाम था डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। और टेलर की थ्योरी का एफ.बी. टेलर की थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ड्रिफ्ट थ्योरी नाम था।
तो एल्फ्रेड वैगनर बताना चाह रहे थे कि कॉन्टिनेंट्स मूव हुए हैं जिसकी वजह से वो आज की तारीख में एक अलग अलग क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, यानी कि जो कॉन्टिनेंट पास्ट में गर्म इलाके में था वो आज ठंडे इलाके में है, और जो ठंडे इलाके में था वो आज गर्म इलाके में है। ये दोनों ही ज्योग्राफर्स ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कुछ बताने की कोशिश की। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एफ बी टेलर ने, उसके बाद एल्फ्रेड वैगनर ने। ये थ्योरी, दोनों ही थ्योरी फेल हो गई। कारण उसका ये है दोस्तों, क्योंकि जो फोर्स इन्होंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के मूव होने का जो ये फोर्स बता रहे हैं, वो बता रहे हैं टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। लेकिन टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून दोस्तों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर दे, इसीलिए ये दोनों थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, अब भाई क्या किया जाए? लेकिन ये तो प्रूफ होने लग गया, जो एविडेंस दिए थे वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, पेंजिया के, पैंथालासा के, तो उससे ये तो सिद्ध हो रहा था कि शायद कॉन्टिनेंट्स जो है आज की तारीख में जो हम देखते हैं वो वैसे नहीं थे। पास्ट के अंदर शायद कॉन्टिनेंट्स किसी और पोजीशन पे थे, या शायद पेंजिया एग्जिस्ट करता था। तो इसके बाद और ज्योग्राफर्स आए और उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एग्जामिन करने के लिए कुछ अपनी थ्योरीज दी। तो क्रोनोलॉजी ये बनती है, सबसे पहले एफ बी टेलर आए थे, ठीक है, उनकी थ्योरी फेल हो गई। फिर एल्फ्रेड वैगनर आए, उनकी थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद ये दो ज्योग्राफर्स आए, पहले है आर्थर होम्स और दूसरा है हैरी हेस। इन दोनों ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, जो दोनों कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड हैं। आर्थर होम्स ने दिया कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हैरी हेस ने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट दोस्तों बन गए बेस प्लेट टेक्टोनिक का। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट को जब इन्होंने एक्सप्लेन किया, और इसका जब दूसरे साइंटिस्ट ने या जोग्राफर्स ने इसको आकलन करना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया, एविडेंसेस देखे, तो ये पता लगने लगा कि हाँ, ये दोनों जोग्राफर्स सही बोल रहे हैं। और जब आगे जाके ये प्लेट टेक्टोनिक से मिल गया, तो हमें पता पड़ गया कि यस, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, और हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों थ्योरीज सक्सेसफुल हुई और ये बनी आधार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्थर होम्स और हैरी हेस के बारे में। इन दोनों की थ्योरी पास इसलिए हो गई थी दोस्तों, क्योंकि जो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्टिव करंट के बारे में और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही कंसेप्ट इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो बात करते हैं आर्थर होम्स के बारे में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी किसने दी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी है, या डिस्प्लेसमेंट थ्योरी किसने दी है, या ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है। आपसे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेफ्ट साइड में थ्योरीज के नाम होंगे, राइट साइड में उनके जोग्राफर्स के नाम होंगे, और आपको अरेंज करना है। तो पहला बेसिक कंसेप्ट तो यही होता है कि भाई हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्टिव करंट थ्योरी? आंसर इज आर्थर होम्स। ठीक है, इसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो थ्योरी है उन्होंने दिया है, हैरी हेस ने दिया है। तो अभी हम पढ़ते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में। कन्वेक्टिव करंट थ्योरी दी गई है आर्थर होम्स के द्वारा 1930 में। ये कह रहे हैं कि अर्थ का जो मेंटल है, अगर आपको याद हो, अर्थ इंटीरियर में हमने पढ़ा था कि भाई ये है हमारा क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, एंड देन ये आता है कोर, जो आउटर कोर और इनर कोर के अंदर है। तो ये एरिया जो है वो मेंटल है, जो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अर्थ का जो मेंटल है वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं, जब अर्थ बनी थी तब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थ के मेंटल में रह गए, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हीट जनरेट हो रही है, और इन हीट की वजह से कुछ करंट्स पैदा हो रही हैं अर्थ के इंटीरियर में। ठीक है, पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से एक हीट जनरेट हो रही है, और ये हीट एक करंट्स को जन्म दे रही है, जिसको हम कन्वेक्टिव करंट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस एरा के अंदर वर्ल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, जब 1930s का एरा है, तो जोग्राफर्स ने सरफेस पे रहने वाले जो भी चीज़ें हैं उनको तो एग्जामिन किया था जोग्राफर्स ने। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ओशन फ्लोर को भी एग्जामिन किया। जब ओशन फ्लोर को एग्जामिन किया तो उन्हें पता पड़ा कि भाई ओशन फ्लोर फ्लैट नहीं है। ओशन फ्लोर के अंदर इतने जो भी रिलीफ फीचर्स हैं जो अर्थ के सरफेस पर हैं, वैसे ही रिलीफ फीचर्स कुछ ओशन फ्लोर पे भी देखे गए हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि भाई ओशन फ्लोर तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, लेकिन जब जोग्राफर्स ने इसको एग्जामिन करना शुरू किया तो ये पता पड़ा कि ओशन फ्लोर इज फिल्ड विद माउंटेन रेंजेस एंड डीप ट्रेंचेस। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें निकल के आती हैं। माउंटेन रेंजेस कौन से हैं हम देखेंगे, और डीप ट्रेंचेस। डीप ट्रेंचेस मतलब खाड़ियाँ जो होती हैं, समुद्री खाड़ियाँ जो बिल्कुल गहराई में होती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, मारियाना ट्रेंच है, डायमंटीनिया ट्रेंच है, सूडा ट्रेंच है, ये वो खाड़ियाँ हैं। तो ओशन फ्लोर जो है वो समतल नहीं है, वहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी हैं, जिसको हम मिड ओशनिक रेंजेस कहते हैं, और ट्रेंचेस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इसके अंदर चीज़ देखने को मिली कि मिड ओशनिक रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस हमारे समुद्र के नीचे हैं, वो एक लॉन्ग कंटिन्यूस चेन है,
जिस तरह से हिमालय सरफेस पे एक लॉन्ग कंटिन्यूस चेन है, उसी तरह से जितने भी ओशंस वाटर बॉडीज हैं उनके सरफेस पे, उनकी सॉरी बॉटम पे एक लॉन्ग कंटिन्यूस चेन चल रही है जिसको कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस। और इन मिड ओशनिक रिजेस पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि ये मोस्ट एक्टिव हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से। ठीक है, अब ये हम कड़ियाँ जोड़ते जाएंगे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्यों होता है। तो अभी तो आपकी चीज़ें ध्यान रखिए कि भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ओशन फ्लोर को एग्जामिन किया गया और उससे पता पड़ा कि ओशन फ्लोर जो है वो समतल नहीं है, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस और ट्रेंचेस हैं। माउंटेन रेंजेस जो है वो मिड ओशनिक रूप में देखी गई हैं और मिड ओशनिक रीजेस पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके अलावा मिड ओशनिक रीजेस पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी देखे गए हैं और ये जो अर्थक्वेक्स हैं वो डीप सीट नहीं है, वो शैलो डेप्थ से पाए गए हैं। यानी कि फोकाई ऑफ द अर्थक्वेक जो है मिड ओशनिक रीजेस पे वो शैलो डेप्थ पर है और जो हिमालयन बेल्ट पर जो है, जो सरफेस पे जो अर्थक्वेक बेल्ट देखे गए हैं वो डीप फोकस है। ठीक है, तो इससे ही एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट निकल के आएगा जिसको हम आगे देखेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर कि भाई मिड ओशनिक रीजेस एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि मिड ओशनिक रीजेस वर्ल्ड लेवल पे कैसे दिखते हैं। ये आप देखेंगे, ये वर्ल्ड लेवल पर मिड ओशनिक रीजेस ऐसे फैले भी हैं। ये जितने भी ओशन वाटर बॉडीज हैं, ये जो इलाका देख रहे हैं ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये हमारा इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। तो जब एग्जामिन किया गया तो पता पड़ा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ओशंस हैं वहाँ पर इस तरह की मिड ओशनिक रीजेस मौजूद हैं, इतनी लंबी और कंटिन्यूस, जिसमें अटलांटिक ओशन में जो मिड ओशनिक रीजेस को मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है और पैसिफिक ओशन पे जो मिड ओशनिक रीजेस हैं उनको कहा जाता है ईस्ट पैसिफिक रीजेस या ईस्ट पैसिफिक राइस। इसके अलावा इंडियन ओशन पे जो अटलांटिक मिड ओशनिक रीजेस हैं उसे कहा जाता है सेंट्रल इंडियन रिज। ये जितने भी मिड ओशनिक रीजेस हैं यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है और वो क्यों होती है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कन्वेक्टिव करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से। तो ये तो है वर्ल्ड मैप पे इनका डिवीजन। अब आप देखिए नेक्स्ट डायग्राम पे मिड ओशनिक रीजेस एक्चुअल में दिखती कैसी हैं। इस तरह से कुछ मिड ओशनिक रीजेस दिखती हैं, ये ओशन फ्लोर है और यहाँ पर ये रीजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज इसमें होती हैं तो मिड ओशनिक रीजेस कैसी दिखती हैं? इस तरह की कुछ मिड ओशनिक रीजेस दिखती हैं जब यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। देखिए ये जो गैप्स आप देख रहे हैं, यहीं से ही लावा निकल के आता है, मैग्मा और लावा निकल के आता है और वो दोनों तरफ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह का कुछ डायग्राम देखने को मिलता है। अब देखते हैं मिड ओशनिक रीजेस जो हैं, जो हमारे ओशन बॉटम है, उसमें दो चीज़ें क्या क्या हैं। एक तो मिड ओशनिक रीज और ट्रेंचेस हैं, वो कैसी कैसी दिखती हैं। इस तरह से दिखती हैं दोस्तों। ये ओशन बॉटम है, ये है मिड ओशनिक रिज और ये है ट्रेंचेस। ठीक है, ये खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जब कन्वेक्टिव करंट चलती है तो यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि ओशन फ्लोर पर इस तरह की मिड ओशनिक रिजेस हैं जहाँ पर कंटिन्यूस वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रेंचेस भी देखी गई हैं, जिसको हम खाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने ये रियल लाइफ डायग्राम भी देख लिया और जब इसके अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है तो ये भी देख लिया और वर्ल्ड लेवल पर मिड ओशनिक रिजेस कैसे फैली हुई हैं हमने ये भी देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके इसको देख सकते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में। कन्वेक्टिव करंट थ्योरी वी ऑल नो आर्थर होम्स ने दिया था। ठीक है, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी में ये बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ के मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से हीट जनरेट हो रही है और हीट जो है वो अपना रास्ता ढूंढना चाहती है और इसी वजह से एक करंट्स पैदा होती हैं और ये करंट्स जो हैं अपना रास्ता, हीट जो है ये रास्ता अपना ढूंढती हैं सीधा मिड ओशनिक रीजेस से। ठीक है, और एक सर्कुलर कन्वेक्टिव करंट देखने को मिलती है। अब हम इसको समझते हैं कैसे। इस डायग्राम पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये हमारा मेंटल है। ठीक है, और हम जानते हैं मेंटल का जो अपर पार्ट है वो एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर जो है वो एक मैग्मा चैम्बर है, हम जानते हैं, क्योंकि वो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है। ऑल राइट, तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होती है तो ये हीट अपना रास्ता ढूंढना चाहती है, वो सरफेस पे आना चाहती है। तो ये सारी करंट जो है वो ऊपर की तरफ जाकर कन्वर्ज होती है मिड ओशनिक रीजेस पर। ठीक है, और साथ में ये सारी करंट्स अपने साथ मैग्मा को भी लेके चलती है जब ये ऊपर जाती है। तो जैसे ही ये करंट्स कन्वर्ज होकर मिड ओशनिक रीजेस पे पहुंचती है तो ये सारा मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और एक वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये करंट्स फिर यहाँ से चल के फिर से ट्रेंचेस की तरफ वापस मुड़ जाती हैं और वापस से एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है। जो लावा, जब मैग्मा लावा बन के ऊपर आया वो यहाँ पर मिड ओशनिक रीजेस के इधर और इधर इकट्ठा होना शुरू होता है, जिससे न्यू क्रस्ट बनती है और इसी को ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और ओल्ड क्रस्ट जो है वो खिसकना शुरू कर देती है। ये करंट ऊपर की तरफ गई हीट की वजह से और करंट अपने साथ मैग्मा को लेके गई। मैग्मा जो है मिड ओशनिक रीजेस से फटा और वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से नई क्रस्ट जो है मिड ओशनिक रीजेस के दोनों तरफ देखने को मिली।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं एक बार हम, इससे क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। मिड ओशन रीजस के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज से मैग्मा इकट्ठा हुआ और जो पुरानी क्रस्ट थी वो खिसकती चली गई और वो खिसक के ट्रेंचेस की तरफ आ गई और अल्टीमेटली ये पुरानी क्रस्ट यहाँ पर जाकर फिर से मेंटल में मिल गई और वो लावा बन गई या मैग्मा बन गई और फिर से ये करंट चली और ऊपर की तरफ गई, फिर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई। ठीक है, फिर ये वापस करंट मुड़ी और वापस आ गई। तो एक तरीके से सर्कुलर पैटर्न हमें मेंटल में देखने को मिलता है और इसी सर्कुलर पैटर्न की वजह से सरफेस पे हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। तो आपने देखा किस तरह से कन्वेक्टिव करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, जो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें ध्यान रखना है, तो ओशनिक रीजेस हैं यानी कि मिड ओशनिक रीजेस हैं, वहां पर आपको राइजिंग लिम्ब ऑफ करंट्स देखने को मिलेंगे और जो ट्रेंचेस हैं वहां पे आपको फॉलिंग लिम्ब्स ऑफ करंट देखने को मिलेंगे। इस डायग्राम से आपको दिख जाएगा, इसको मैं फिर से इरेज करके बताता हूं। तो भाई रिजेस और ट्रेंचेस कहां पर है, ये जो एरिया है ये रिज एरिया है और ये जो है वो ट्रेंच एरिया है। तो देखिए रिज एरियाज पे आपको किस तरह से राइजिंग लिम्ब्स ऑफ करंट्स देखने को मिलते हैं और ट्रेंच एरिया में आपको किस तरह से फॉलिंग लिम्ब्स ऑफ ट्रेंच कन्वेक्टिव करंट देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्टिव करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स, ओशनिक रिजेस पे करंट्स किस तरह से होती है, कन्वेक्टिव करंट क्या करती हैं, वो राइज करती हैं या फॉल करती हैं। तो ओशनिक रिजेस पे कन्वेक्टिव करंट मिलती है और वो राइज करती हैं और ट्रेंचेस पे ये सारे जो करंट्स हैं वो फिर से मिलती हैं लेकिन वो फॉल करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम मैंने आपको एक रिमाइंडर की तरह लगाया है ताकि आपको अर्थ इंटीरियर याद हो जाए। इसमें हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले क्रस्ट है और क्रस्ट और पूरा क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल मिला के एस्थेनोस्फीयर बनाता है और यहीं पर ही कन्वेक्टिव करंट चल रही है दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं इसको। ऑल राइट, ये है एग्जैक्ट डायग्राम इसका कन्वेक्टिव करंट का। इसमें कुछ टर्म्स है जैसे सबडक्शन जोन, जिसको मैं टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर यानी कि टेक्टोनिक प्लेट का जो सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, जैसे ये है आउटर कोर और ये है हमारा मैग्मा। ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है और इस हीट की वजह से ये जो करंट्स हैं, ये हीट जो है करंट्स के रूप में ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो साथ में ये अपना मैग्मा भी लेके जाती है और ओशनिक रिज पे ये बाहर आती है। ठीक है, बाहर आती है तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर और यहाँ पर नई क्रस्ट बनती है। नई क्रस्ट बनती है तो ये पुरानी क्रस्ट को धकेलती है, पुरानी क्रस्ट धकेलते धकेलते सीधा ट्रेंचेस में आके मिल जाती है और अल्टीमेटली ये डिजॉल्व हो जाती है और मेंटल में मिल जाती है। और कन्वेक्टिव करंट जो है यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद फिर से डाउन होकर नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है मेंटल में। तो इस डायग्राम से ये प्रूव होता है कि भाई कन्वेक्टिव करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो दोनों साथ साथ हो रहे हैं और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अर्थ के सरफेस के नीचे यानी कि ओशन बॉटम में मेंटल में तो चल रही है कन्वेक्टिव करंट्स। जब ये करंट्स ऊपर की तरफ जाती है तो मैग्मा लेके जाती है ऊपर और ओशनिक रिज से ये मैग्मा फट के बाहर आता है जो लावा के रूप में इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से जो पुरानी क्रस्ट है उसको धकेलना शुरू कर देता है और पुरानी क्रस्ट अल्टीमेटली ट्रेंचेस में जाकर यहाँ पर जाके गिरना शुरू हो जाती है और ये जाके वापस से मेंटल में मिल जाती है। इसके अंदर अगर आप कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछें तो क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ओशन का एरिया बढ़ रहा है? नहीं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ओशन का एरिया नहीं बढ़ रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया नई क्रस्ट तो बन रही है यहाँ पर और यहाँ पर नई क्रस्ट तो इकट्ठा हो रही है, लेकिन पुरानी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, यहाँ पर जाकर ट्रेंच में जाके मिल रही है, वो अल्टीमेटली पिघल जाती है और एस्थेनोस्फीयर में मिल जाती है। तो ओशन फ्लोर का स्प्रेडिंग तो हो रहा है, नई नई क्रस्ट तो आ रही है, लेकिन इसमें ओशन का एरिया कभी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला और आपसे पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय द हैरी हेस देयर इज अ कंटिन्यूअस अपवेलिंग ऑफ लावा विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ओशन फ्लोर, द एरिया ऑफ ओशन फ्लोर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओशन का एरिया नहीं बढ़ रहा है, एरिया इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि पुरानी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है ट्रेंचेस पे जाकर, ठीक है, यहाँ पर जाकर, और नई क्रस्ट बन रही है ओशनिक रिजेस पर। इसी वजह से ओशन एरिया नहीं बढ़ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये डायग्राम से आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कन्वेक्टिव करंट कैसे चलती है। मेंटल के नीचे ये ऊपर की तरफ उठती है, साथ में ये मैग्मा के लिए को चलती है और जैसे ही यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है तो ये करंट फिर से मुड़ के वापस से नीचे आ जाती है और ये एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है। दोस्तों आपने देखा ये सर्कुलर पैटर्न बनता है और जिस तरह से सरफेस पे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है और बॉटम में चल रही है कन्वेक्टिव करंट, तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया है हमारे हैरी हेस ने। ठीक है, हैरी हेस ने दिया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आपको ध्यान रखना है हैरी हेस ने 1960 में दिया था। ये कह रहे हैं कि जो कन्वेक्टिव करंट मेंटल में चल रही हैं
वो राइज जो कन्वेक्टिव करंट मेंटल में चल रही है, तो वो कन्वेक्टिव करंट जब ऊपर की तरफ आती है तो साथ में वो मैग्मा लेके आती है, और मैग्मा की वजह से जब मिड ओशनिक रिजेस पे जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आता है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ओल्ड क्रस्ट जो है वो ग्रेजुअली मूव करती है और न्यू क्रस्ट बनना शुरू हो जाती है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, और न्यू क्रस्ट जब बनती है तो वो मिड ओशनिक रीजस के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में इकट्ठा होना शुरू होती है, और ओल्ड क्रस्ट ग्रेजुअली मूव होना शुरू हो जाती है अवे फ्रॉम रिज, और अल्टीमेटली एक नया सी फ्लोर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ओल्ड क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट जो जुड़ा हुआ है कन्वेक्टिव करंट से। अब जब ये इन्होंने कंसेप्ट तो दे दिया भाई, लेकिन ये प्रूव कैसे करेंगे? जिस तरह से एल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि भाई हाँ पेंजिया एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन्होंने पेंजिया के कुछ प्रूफ भी दिए। इसी तरह से हैरी हेस ने अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कंसेप्ट के लिए कुछ प्रूफ दिए। पहला प्रूफ तो उन्होंने यही दे दिया कि भाई अगर आप टेस्ट करें इन रॉक्स को मिड ओशनिक रीजस पे, मान लीजिए ये हमारा ओशन बॉटम है और यहाँ पर मिड ओशनिक रीजस है, ठीक है, तो जैसे ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ पे जब लावा बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से रॉक्स इकट्ठा हो रही हैं वो यंग एज की हैं। ठीक है, और इस मिड ओशन की जैसे जितना आप दूर जाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे इधर और इधर, आपको रॉक्स ओल्ड एज के दिखेंगे। तो मतलब इससे सिद्ध हो रहा है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज तो हो रही हैं जिससे नई क्रस्ट बन रही है, यही इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो रॉक इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब ये अगर मिड ओशनिक रिज है तो यहाँ पर और यहाँ पर, ये इसको कहा जाता है इक्विडिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो भी रॉक्स हैं वो नई हैं, उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो रॉक्स हैं वो पुरानी हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि जो मिड ओशनिक रिजेस पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नई रॉक्स देखने को मिल रही हैं, और अगर उससे हम दूर चले जाएंगे तो हमें पुरानी रॉक्स देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात कही जा रही है पोलैरिटी के बारे में, नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी के बारे में, जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जब ये दोनों कॉन्सेप्ट सामने आए, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्टिव करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग सामने आए, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मिला के बना कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जिसको सबसे पहले आउटलाइन किया था मॉर्गन ने 1968 के अंदर। ये दोनों ही ज्योग्राफर कह रहे हैं दोस्तों कि भाई अगर कन्वेक्टिव करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का अगर ये सिद्धांत सही है, तो मतलब इसका मतलब पूरा सही है कि ये आज से नहीं, जब से अर्थ इवॉल्व हुई है तब से हो रहे हैं। और अगर तब से ये हो रहे हैं, 4.5 बिलियन ईयर अगो से अगर ये हो रहे हैं, तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो इन दोनों ज्योग्राफर्स ने अपने कंसेप्ट से ये बताना चाहा कि भाई जो ड्रिफ्टिंग है, जो एल्फ्रेड वैगनर और टेलर नहीं बता पाए थे, वो इस फोर्स से हो रही है, ना कि किसी टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से या किसी ग्रेविटेशनल फोर्स या बायंसी फोर्स की वजह से। अगर कंटिन्यूस आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूस अगर एक गोल एक करंट चल रही है हमारे मेंटल के अंदर, और एक कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ लावा हो रहा है, तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यस कॉन्टिनेंटल लैंड मास मूव करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखते हैं हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ये हमारा है मिड ओशनिक रिज, ये हमारा है एस्थेनोस्फेयर, और यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट चल रही है, साथ में ये अपने साथ मैग्मा को लेके जा रही है। जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ आता है तो मिड ओशनिक रिजेस से फटता है और एक वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके दोनों तरफ न्यू क्रस्ट बनती है और ओल्ड क्रस्ट खिसक जाती है। ठीक है, ओल्ड क्रस्ट खिसक जाती है और फिर से एक एक्टिविटीज होती है, फिर वापस ओल्ड क्रस्ट खिसक जाती है और अल्टीमेटली ओल्ड क्रस्ट जाके ट्रेंचेस में मिल जाती है, और यहाँ पर ये एस्थेनोस्फीयर में कन्वर्ट हो जाती है और एक नई क्रस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेड होता है। ठीक है, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर भी लगाया तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कन्वेक्टिव करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का डायग्राम दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कन्वेक्टिव करंट ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है, नई क्रस्ट बन रही है, और जिसकी वजह से ओल्ड क्रस्ट जो खिसकते ट्रेंचेस पे आ रही है, और अल्टीमेटली ये जाकर डिस्ट्रॉय हो रही है और फिर से कन्वेक्टिव करंट चल रही है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही कहा गया है इन दोनों थ्योरीज के अंदर। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं। अब एक एविडेंस जो उन्होंने कहा है, जैसे दो एविडेंस तो हमने देख लिया कि भाई नई क्रस्ट बन रही है, और जो भी क्रस्ट बन रही है मिड ओशनिक रीजस पे दोनों तरफ, वो नया है, और इसकी जो अगर आप दूर चले जाएंगे तो वो ओल्डर क्रस्ट देखने को मिलती है। एक इसके अंदर कंसेप्ट आता है पैलियोमैग्नेटिज्म का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म, इसके पहले आपने टर्म्स सुने होंगे, पैलियो ऑन्टोलॉजी, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, पैलियो बॉटनी। पैलियो जहाँ भी वर्ड आया था दोस्तों, उसका मतलब ये है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, तो पैलियोमैग्नेटिज्म मतलब जब आप रिकॉर्ड करते हैं या पढ़ते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसको पैलियोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, सेकंड टर्म पढ़ते हैं इसके अंदर हम, दो टर्म्स के अंदर हैं, एक है नॉर्मल पोलैरिटी, एक है रिवर्स पोलैरिटी। ये दोनों क्या है, डायग्राम से समझते हैं।
नॉर्मल पोलैरिटी मतलब जब अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल आज की स्थिति में है तो उसको नॉर्मल पोलैरिटी कहा जाता है। रिवर्स पोलैरिटी कहा जाता है जब ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जब से अर्थ इवॉल्व हुई है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रही है। कभी वो नॉर्मल हुई है, कभी वो रिवर्स हुई है, कभी वो नॉर्मल हुई है, कभी रिवर्स हुई है। ठीक है, तो पैलियोमैग्नेटिज्म की मदद से, पैलियोमैग्नेटिक डेटास की मदद से हैरी हेस ने ये सिद्ध किया कि भाई ओशन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। कैसे किया? उन्होंने बताया कि भाई देखिए, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बेसिकली जब वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं मिड ओशन रीजन से, तो उसमें बेसाल्टिक रॉक्स निकल के आती है, और एक्सक्यूज मी, बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। तो जिस भी काल में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई थी, तो जब मान लीजिए आज 2 पीरियड हैं, आज से 200 साल का पुराना, 200 मिलियन ईयर पुराना पीरियड है, और एक रिसेंट पीरियड है 10 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, 2 पीरियड हैं, 2 टाइम पीरियड हैं। एक है 200 मिलियन ईयर अगो, एक है 10 मिलियन ईयर अगो। मान लीजिए इस पीरियड पे अगर कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और मान लीजिए उस वक्त अर्थ की पोलैरिटी रिवर्स थी, यानी कि इस तरह की थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल था, साउथ पोल नॉर्थ पोल था, तो बेसाल्टिक रॉक्स ने वो डेटा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। तो जब वो इरप्ट हुए उस वक्त कोई अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई तो उस वक्त रॉक्स के अंदर वो रिवर्स पोलैरिटी का डेटा फीड हो गया। उसके बाद जब 10 मिलियन ईयर्स अगो वापस से कोई अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक मिनरल्स ने आज की पोलैरिटी को रिकॉर्ड कर लिया, नॉर्थ एंड साउथ वाली को। तो इससे ये पता पड़ गया कि अगर हमें पैलियोमैग्नेटिक डेटा को, जब जो हैरी हेस ने पैलियोमैग्नेटिक डेटा को एग्जामिन करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि भाई मिड ओशनिक रीजस पे, ये मिड ओशनिक रीजस हैं, इसके दोनों तरफ जो मुझे रॉक्स मिल रही है, ये तो मुझे पता है कि कुछ ओल्डर है, कुछ न्यूअर है। इसके अलावा मुझे एक ऑल्टरनेट बैंड्स देखने को मिलते हैं, ये आप देखेंगे, ये मिड ओशनिक रीज है, और यहाँ पे मुझे ऑल्टरनेट बैंड्स और पोलैरिटी देखने को मिलते हैं। कभी पोलैरिटी नॉर्मल है, कभी पोलैरिटी रिवर्स है, कभी रिवर्स है, कभी नॉर्मल है। तो इससे ये प्रूव होता है कि भाई पुराने ईयर्स में भी, यानी कि आज से 200 साल, 400 साल, 500 मिलियन ईयर्स अगो भी ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी, और वो अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे मैग्नेटिज्म का। तो ये जो कंसेप्ट है वो आज का नहीं है, पुराना है। और ये कंसेप्ट अगर पुराना है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का और ये हमारा कन्वेक्टिव करंट का, ये इतने सालों से चल रहा है, तो मतलब ये कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के लिए शायद एक फोर्स बन सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म डेटा के अंदर उन्होंने देखा कि भाई बेसाल्टिक रॉक्स रिकॉर्ड कर रही हैं रिवर्स एंड नॉर्मल पोलैरिटीज के बैंड्स। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट बैंड्स देखे, जिसका मैंने डायग्राम आपको बताया था। ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका डायग्राम मैंने आपको बताया कि भाई मिड ओशनिक रीजस पे यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो यहाँ पे कभी नॉर्मल पोलैरिटी देखने को मिल रही है रॉक्स की, कभी रिवर्स पोलैरिटी देखने को मिल रही है, फिर कभी नॉर्मल पोलैरिटी देखने को मिल रही है, कभी रिवर्स पोलैरिटी देखने को मिल रही है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है ना कि भाई पुराने टाइम पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है, और आज भी हो रही हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, जिसमें हमने ये डायग्राम भी देख लिया। इसको कहते हैं नॉर्मल पोलैरिटी, इसको कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों कंसेप्ट्स हमने दोस्तों देख लिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का और कन्वेक्टिव करंट का। कन्वेक्टिव करंट तो ये कह रहा है कि भाई अर्थ के मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हीट जनरेट हो रही है, और ये हीट कुछ करंट का रूप ले रही है, और ये करंट्स ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, और फिर ये ऊपर की तरफ आने के बाद, सरफेस पे आने के बाद कन्वर्ज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, और ये करंट फिर से फिर चल के नीचे आ जाती हैं और एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बताया गया कि इन करंट की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है और नई क्रस्ट बन रही है, जिससे मिड ओशनिक रीजस के माउथ पर जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे तो नई क्रस्ट बन रही है, और इस माउथ से अगर हम दूर चले जाएंगे तो ओल्ड क्रस्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट जब मिल गए तो हमें समझ में आया कि ये एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग का, जिसके हमने डायग्राम्स भी देख लिए। ये डायग्राम हमने कन्वेक्टिव करंट का देखा, ये डायग्राम हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का देखा। ये आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ ये डायग्राम्स भी बताए थे कि भाई ट्रेंड्स कैसी होती है, ये मिड ओशनिक रिज कैसी होती है, और मिड ओशनिक रिजेस वर्ल्ड पे कैसे कैसे फैली हुई है। अटलांटिक ओशन में इसको मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है, इंडियन ओशन में इसको सेंट्रल इंडियन रिज कहा जाता है, यहाँ पे इसको ईस्ट पैसिफिक राइज कहा जाता है। और जब इसमें वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं तो किस तरह का आपको पिक्चर देखने को मिलता है, ये रियल लाइफ इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये इसके हिंदी ट्रांसलेशन हमने देखे, आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपके, इसको आप पॉज करके जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स हैं इसको पढ़ सकते हैं। तो ये थे कॉन्सेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग के और कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के। आपको जोग्राफर के नाम याद रखने हैं, और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए ध्यान रखने हैं। अगर ये आता है ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग किस थ्योरी में देखा गया, यानी कि ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग मतलब कभी नॉर्मल पोलैरिटी, कभी रिवर्स पोलैरिटी, कभी नॉर्मल पोलैरिटी, कभी रिवर्स पोलैरिटी। ये
पहले मैग्नेटिज्म देखा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जो भी कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, जो भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आपसे सबसे जल्दी पहुँचें, सबसे पहले आप देख पाएँ। और इस कोड को लगाना मत भूलिए दोस्तों, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी मंथली फी जो है वो 472 रुपीज़ हो जाती है अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं मेरे रेफरल कोड से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।